जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो हम लोग 7th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, तुर्क और अफ़गान शासक। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे उसने बाज़ार नियंत्रण नीति अपनाई थी अपने सैनिकों को कम रेट में अनाज देने के लिए, या फिर प्रजा को कम रेट में सारी चीज़ें उपलब्ध कराई थी। उसी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसी व्यवस्था थी वो। तो यहाँ से देखते हैं, लगान के रूप में प्राप्त अनाज को दिल्ली स्थित सरकारी गोदामों में जमा किया जाता था। लगान के रूप में जो अनाज प्राप्त होता था, पहले रुपया पैसा तो उतना था नहीं, तो अनाज ही मिलता था कर के रूप में या लगान के रूप में, ताकि अकाल के समय बाजार में अनाज की पूर्ति की जा सके। कपड़े के व्यापारियों को बाहर से कपड़ा लाने के लिए अग्रिम धन देने की व्यवस्था की गई। सभी व्यापारियों को एक निश्चित मात्रा में वस्तुएं लाने एवं बेचने के लिए बाध्य किया जाता था कि निश्चित मात्रा में ही लाए, ज़्यादा या फिर कम ना लाए। व्यापारियों को व्यापार में जो हानि होती थी उसकी भरपाई सरकारी खजाने से की जाती थी। ठीक है, और अपने उपायों को सफल बनाने के लिए सुल्तान ने, यानी कि यहाँ सुल्तान कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रक, यानी कि सहना, बाजार नियंत्रक को सहना कहा जाता था। ठीक है, बाजार नियंत्रक, बरीद यानी कि खुफिया अधिकारी, मुनहियान यानी कि गुप्तचर, इनकी गुप्तचर की नियुक्ति की। सुल्तान इन अधिकारियों के माध्यम से बाजार की गतिविधियों से अवगत होते रहता था। ठीक है, बाजार की हर एक गतिविधि को जानता था इनके माध्यम से सुल्तान, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। जमाखोरी, चोर बाजारी, कम तौलने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। गुप्तचर बाजार में घूम घूम कर वस्तुओं के क्रय विक्रय की सूचनाएं एकत्रित कर सुल्तान को भेजा करते थे। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब आगे दिया है, वहाँ तक हो गया। अब आगे उसकी व्याख्या दिया है कि क्या अलाउद्दीन का यह मूल नियंत्रण की व्यवस्था केवल दिल्ली में ही लागू की गई थी अथवा साम्राज्य के अन्य भागों या शहरों में भी लागू था। इतिहासकार फरिश्ता ने मात्र इतना लिखा है कि वस्तुओं के जो मूल्य दिल्ली में थे वहीं राज्य के अन्य भागों में थे, परंतु बर्नी ने केवल दिल्ली और उसके आसपास के बाज़ारों की चर्चा की है। दो इतिहासकार हैं, फरिश्ता और बर्नी, दोनों ने ये चर्चा किया है। उसने लिखा है, यानी कि बर्नी ने, कि सुल्तान की नीति और नियमों से अनेक वस्तुएं दिल्ली में सस्ती हो गई और वर्षों तक सस्ती रही। दिल्ली में वस्तुओं के सस्ती होने और बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण अनेक विद्वान, योग्य और कुशल व्यक्ति दिल्ली में आकर बस गए। जब वहाँ बहुत सारी वस्तुएं सस्ती मिलने लगी तो अगल बगल के लोग या फिर जो भी बुद्धिमान लोग थे वो आकर वहाँ बस गए। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या दिए हैं। आप विचार करें कि अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था से जनसाधारण को क्या लाभ हुआ। अब विचार कीजिए, जब मूल्य नियंत्रण था, कम दाम में वस्तुएं मिल रही थी, तो बहुत सारा लाभ हुआ होगा जनसाधारण यानी कि जनता को। अब यहाँ से दिया है भूमि लगान प्राप्त करने के तरीके, यानी कि भूमि से जो कर मिलता था वो कर प्राप्त करने के कौन से तरीके थे, कैसे कर जमा किया जाता था, उसके बारे में इसमें दिया है। ठीक, 13वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने भारत में अपना शासन कायम किया, तुर्क यानी कि जो मध्य एशिया के लोग थे वो, तब उन्होंने भूमि लगान वसूलने की पुरानी व्यवस्था को ही प्रचलित रखा। ठीक, पहले से जो कर वसूलने की व्यवस्था थी उसे ही प्रचलित रखा। आगे अंतर केवल इतना था कि भूमि की आय पर अधिकार करने वाले लोग बदल गए। पहले जो अधिकार करते थे वो बदल गए। पुराने शासक वर्ग राय, राणा, रावत के स्थान पर अब तुर्क शासक वर्ग भूमि की आय प्राप्त करने लगे, यानी कि जो तुर्क शासन करने लगे, जो तुर्क लोग थे वो शासन करने लगे, वो भूमि की आय प्राप्त करने लगे, भूमि से जो कर आता था वो प्राप्त करने लगे। ठीक है, इतिहासकार वर्नी हमें बताता है कि
खूत मुकद्दम चौधरी यानी कि धनी किसान वर्ग ये होते थे, खूत मुकद्दम और चौधरी, राज्य की ओर से किसानों से भूमि कर यानी कि खराज, जो भूमि कर होता था खराज वसूल करते थे। यानी कि जो धनी किसान वर्ग थे वो अन्य किसानों से भूमि कर यानी खराज वसूलते थे। ठीक है, खराज भूमि पर उपजने वाली पैदावार का हिस्सा होता है। जो भूमि पे पैदावार होती थी उसमें से जो हिस्सा मिलता था कर के रूप में उसे खराज कहा जाता था। ठीक, ये लोग किसानों से लगान वसूली करके सरकारी कोष में जमा करते थे। यानी कि जो चौधरी लोग होते थे वो किसानों से लगान वसूलते थे और सरकारी कोष में जमा करते थे। इस सेवा के बदले में उन्हें कर का एक हिस्सा मिलता था। सरकारी कर्मचारियों का यह वर्ग स्वयं धनी किसान होते थे, मगर अपनी भूमि पर लगने वाले कर का बोझ वे गरीब किसानों पर डाल देते थे। अपनी भूमि पे भी जो कर लगता था वो भी गरीब किसानों से ही ले लेते थे। भूमि कर के अलावा हर एक किसान को गृह कर और पशु कर भी देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर वसूल करने का अधिकार इनसे छीन लिया, यानी चौधरियों से छीन लिया, और राज्य द्वारा किसानों से कर वसूलने का काम सीधे अधिकारियों को दे दिया। उसने दोआब क्षेत्र और खालसा भूमि यानी कि खालसा भूमि जो सुल्तान के अधीन भूमि होती थी उसे खालसा भूमि कहा जाता था। सुल्तान अपने लिए भी भूमि रखता था। जब कर कम आता था तो उस पर जो उपजता था उसी से उसे सरकारी खजाने में रखा जाता था। वैसी भूमि होती थी खालसा भूमि। ठीक, खालसा भूमि की माप करवा कर उपज का आधा भाग किसानों को भूमि कर के रूप में देने का आदेश दिया। खालसा भूमि पे जो उपज था उसका भी आधा भाग किसानों को भूमि कर के रूप में देने का आदेश दिया। लगान की दर एक समान रखी गई, चाहे वह धनी किसान हो या सामान्य किसान हो। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया, लगान की दर एक समान रखा। इस प्रकार सुल्तान ने धनी किसानों को नुकसान करके अपनी आय तो बढ़ा ली, परंतु गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी स्थिति दयनीय बनी रही क्योंकि उन पर करों का बोझ बढ़ गया था। मोहम्मद तुगलक ने भूमि लगान की दर उपज के आधा भाग से भी अधिक बढ़ा दिया, और जब मोहम्मद तुगलक आया तो भूमि की लगान दर उपज के जो आधा हिस्सा देना होता था उससे भी अधिक लगा दिया। ठीक, साथ ही कुछ नए कर भी लगा दिए। दूसरे करों में चराई कर, अगर आप पशु चरा रहे हैं तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चराई कर एवं गृह करों को सख्ती से वसूला जाने लगा। गृह कर को भी सख्ती से वसूला जाने लगा। इन प्रयासों से किसानों को तबाही का सामना करना पड़ा और वे विद्रोही हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोही हो गए। ठीक, अब आगे क्या दिया है, किसानों का उत्पीड़न। किसान कैसे उत्पीड़ित होते थे उस टाइम पे, यही दिया है इसमें। बरनी की रचना तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार। ठीक, बरनी की रचना है तारीख ए फिरोज शाही, उसमें लिखा गया है कि सुल्तान ने सख्ती के साथ राजस्व की मांग की और अनेक प्रकार के अतिरिक्त करों यानी कि अबवाब की बहुतायत से दोआब बर्बाद हो गया। अतिरिक्त कर जो लगाया था उसके चलते दोआब जो था, दोआब क्षेत्र में जो एथी होता था कि कृषि होता था वो बर्बाद हो गया। हिंदुओं ने अनाज के ढेरों में आग लगाकर जला दिए। जो अनाज के ढेर होते थे, जब जितना अनाज पैदा हुआ उसमें से आधा से अधिक कर के रूप में लेने लगा सुल्तान। तो क्या किए, जो हिंदू थे वो अनाज जला दिए, टोटल अनाज। ठीक, आग लगा दिए और अपने घरों से जानवरों को भगा दिया। जब जानवर चराने जहाँ जाते थे लोग उस पर भी टैक्स लगा दिए कि आपके पास ज़्यादा जानवर है तो ज़्यादा टैक्स दीजिए, कम जानवर है तो कम टैक्स दीजिए। जानवर के चराई कर लेने लगे जानवरों पे। ठीक है, तो जानवरों को भी भगा दिए। सुल्तान ने सिकदारों और फौजदारों को, सिकदार और फौजदार होते थे जो कर वसूल कर लाते थे, सिकदारों और फौजदारों को आदेश दिया कि पूरे क्षेत्र को उजाड़ दें और लूट मार करें। पूरे क्षेत्र को उजाड़ दें और लूट मार करें। उन्होंने बहुत से खुद और मुकदमों को मार डाला। बहुत सारे जो खुद होते थे
जो लोग होते थे उस समय के, उनको मार डाला और बहुतों को अंधा कर दिया। जो बच निकले उन्होंने अपना गिरोह बना लिया और जंगलों की ओर भाग गए। जो बचे थे लोग उन्होंने अपना गिरोह बना लिया और जंगलों की ओर भाग गए। पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया। ठीक, उन्हीं दिनों सुल्तान शिकार खेलने बरन, यानी कि आज का जो बुलंद शहर है उसे बरन कहा गया है, सुल्तान जो है शिकार खेलने बरन गया। उसने आदेश दिया कि बरन के संपूर्ण क्षेत्र को लूट कर उजाड़ दिया जाए। ठीक, सुल्तान ने कनौज से लेकर दलमऊ तक के संपूर्ण क्षेत्र में स्वयं लूट मार की और उजाड़ दिया। जो भी पकड़ा गया मार डाला गया। अधिकांश किसान भाग गए और जंगलों में शरण ली। उन्होंने सुल्तान की सेना ने जंगलों को घेर लिया। जब किसान जंगल में भागे तो सुल्तान की सेना ने जंगलों को घेर लिया और जंगल में जो भी मिला उसे मार डाला। ठीक है, ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। क्या आपको किसानों के उत्पीड़न की ऐसी घटनाएं सुनने को और देखने को मिला है? कक्षा में चर्चा करें। तो चलिए आप लोग चर्चा करते रहिएगा। अब आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दिया है। ठीक, एक प्रयोगधर्मी शासक था। ये हर चीज़ प्रयोग करके देखता था। मोहम्मद तुगलक राज्य कार्य में नए नए प्रयोग करने वाला सुल्तान था। उस समय के इतिहासकारों ने सुल्तान की कई योजनाओं का विशेष रूप से विवरण दिया। उस समय के जो इतिहासकार थे उसने सुल्तान की योजना बनाए थे उसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने बताया है। ठीक, जिसमें से एक है राजधानी परिवर्तन। ये भी एक योजना है। सुल्तान ने संभवतः 1327 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। ठीक, देवगिरी, और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसने दिल्ली के सभी निवासियों को दौलताबाद जाकर रहने का आदेश दिया। ये जो देवगिरी है ये दक्षिण भारत का राज्य था। दक्षिण भारत में है देवगिरी, महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र से भी आगे है। और दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले गया। सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया? आपने इसके विषय में इकाई 1 में इतिहासकार की भूमिका शीर्षक में इतिहासकार वर्णी एवं एसामी के विवरणों को पढ़ा है। क्यों किया इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इकाई 1 में। आप पाठ के उस भाग को पुनः पढ़ें। ठीक है, इसमें हम वीडियो डाले हैं उसका भी, आप लोग एक पाठ में ये दिया गया है। इकाई 3 के मानचित्र 3 पर नज़र डालिए। इसमें राजधानी परिवर्तन के मार्ग की पहचान करें और बताएं। उसमें दिया है राजधानी परिवर्तन कैसे कैसे हुआ है। ठीक, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। दिल्ली से दौलताबाद जाने में लोगों को किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा? ये प्रथम चैप्टर में दिया हुआ है। आपके विचार में सुल्तान की राजधानी परिवर्तन का निर्णय उचित था? बिल्कुल अनुचित था, कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर पुनः दिल्ली ही आना पड़ा। आपके अनुसार राजधानी परिवर्तन का कौन सा कारण उपयुक्त होगा? ये पाठ पढ़कर बताया जा सकता है। राजधानी परिवर्तन के दौरान नागरिकों को किस प्रकार के कष्ट हुए होंगे? बहुत सारे बूढ़े लोग जो थे, बूढ़े और बच्चे बहुत सारे मर गए कष्ट से। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। खुरासान विजय क्या था इसके बारे में इसमें दिया गया है। ये मोहम्मद तुगलक खुरासान यानी ईरान को जीतने की योजना बनाई। ईरान को खुरासान कहा गया है। खुरासान में इलखान मंगोलों का शासन था और अबू सैयद वहाँ का सुल्तान था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक था, इस देश पर विजय पाने के लिए करीब 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ी की। उसने ट्रांसआक्सियाना यानी कि आज का जो उज्बेकिस्तान है, ट्रांसआक्सियाना के चगातई मंगोल शासक तमरसरीन और मिस्र के सुल्तान से दोस्ती की। ठीक, उज्बेकिस्तान के और मिस्र के सुल्तान से दोस्ती की ईरान पे विजय के लिए। परंतु सुल्तान की खुरासान पर विजय पाने की इच्छा सफल नहीं हो सकी, क्योंकि मिस्र के सुल्तान और खुरासान के सुल्तान दोनों दोस्त बन गए। मिस्र के सुल्तान और ये जो ईरान के सुल्तान थे वो दोनों दोस्त बन गए। दूसरी ओर तरमसरीन को
उसके भाई ने गद्दी से हटा दिया। धर्म समीर कौन था? अब सुल्तान के पास इतनी बड़ी सेना को तनख्वाह देने के लिए खजाने से पैसे नहीं थे, अतः सैनिकों को उनके पद से हटा दिया गया और अचानक हटाए गए बेरोजगार सैनिकों ने डकैती एवं लूट मार करना आरंभ कर दिया तथा वे जनता एवं सरकार दोनों के लिए सरदर्द बन गए। जो सैनिक थे वो लूट मार करने लगे। ठीक, ऐसा था खुरासान योजना। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किए। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक सिक्के चलाए। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन ये सिक्के उस समय के प्रचलित सोने चांदी के न होकर तांबे जैसी सस्ती धातु से बनाए गए थे। लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था क्योंकि सिक्कों की नकल करना आसान था। लोग नकली सिक्के बनाकर तमाम तरह के करों का भुगतान करने लगे और सोने चांदी के सिक्कों को बचाकर अपने घरों में जमा करने लगे। किंतु जब व्यापारियों ने सांकेतिक सिक्कों के लेने से इनकार कर दिया, तब सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। ठीक, आज की सांकेतिक मुद्रा के बारे में शिक्षक से जानकारी प्राप्त करें। आज की जो सांकेतिक मुद्रा है, कागज की मुद्रा। अब आगे देखते हैं कृषि सुधार। कृषि में सुधार किस प्रकार से किया गया था। ये मोहम्मद तुगलक, यहाँ मोहम्मद तुगलक के बारे में यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कह रहा है। ठीक, कृषि के विस्तार एवं सुधार के लिए योजना बनाई। दीवान ए अमीर को ही, एक कृषि विभाग था, दीवान ए अमीर को ही नामक नया विभाग बनाया गया, जिसके जिम्मे 60 वर्ग मील का क्षेत्र सौंपा गया। उसने उस क्षेत्र में कृषि का विस्तार करने की ऐसी योजना बनाई कि थोड़ी सी भी जमीन खाली न पड़ी रहे। सुल्तान का इरादा बंजर भूमि को खेती के तहत लाने का था। किसानों को बीज, हल, बैल खरीदने एवं कुआं खुदवाने के लिए 70 लाख टंका की बड़ी रकम कृषि ऋण के लिए मंजूर किया, कृषि ऋण देने के लिए मंजूर किया। परंतु 3 साल तक बंजर भूमि का 1000वां भाग भी खेती लायक नहीं बनाया जा सका। सुल्तान ने जिन अधिकारियों को नियुक्ति किया था वे इस काम को करने के योग्य नहीं थे। अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण सुल्तान के द्वारा मंजूर किए गए कृषि ऋण का शायद ही कोई अंश किसानों को मिल पाया था, अतः किसान भी इस योजना के प्रति उदासीन रहे। ठीक, आपस में ही जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो भ्रष्टाचार कर गए। तो एक कृषि जो योजना थी वो तो फ्लॉप ही हो गई। ये क्या दिया है देखते हैं। कृषि सुधार एक सरकारी दायित्व है। यह बात मोहम्मद तुगलक के समय में उभर कर सामने आई। ठीक, क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा किसानों को कृषि के विकास एवं सुधार के लिए क्या सहायता दी जाती है? आप लोग सोच कर बताइए क्या सहायता दी जा रही है। आजकल तो मतलब आजकल की जो गवर्नमेंट है वो तो पैसा दे रही है इसके लिए किसानों को। सल्तनत काल में कृषि उत्पादन। सल्तनत काल जो था यानी कि दिल्ली सल्तनत के काल में कृषि उत्पादन कैसे था वो दिया गया है इसमें। तो चलिए देखते हैं। सल्तनत काल में कृषि उत्पादन 13वीं-14वीं शताब्दी में भूमि और व्यक्ति का अनुपात बहुत अनुकूल था, अर्थात काफ़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध थी और उस पर खेती करने वालों की संख्या कम थी। किसानों द्वारा बड़ी संख्या में फसलें उगाई जाती थी। ठक्कुर फेरू जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली की टकसाल का प्रमुख था, करीब 25 फसलों के नाम गिनाता है। ठीक, खाने वाली फसलों में वह गेहूँ, धान, मोटे अनाज जैसे कि जौ, ज्वार, बाजरा तथा दलहन में उड़द, मूंग, मसूर का विवरण देता है। नकदी फसलों में वह गन्ना, कपास, तेल प्रदान करने वाली फसलों तिल और अलसी के नाम बताता है। ठीक, फिर नील के उत्पादन का संकेत इस बात से मिलता है कि ईरान के इलखान शासकों द्वारा अपने देश में नील की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था ताकि भारत पर निर्भरता कम हो सके। मोहम्मद बिन तुगलक किसानों को सलाह दिया करता था कि वे अपनी फसलों में सुधार करें और गेहूं की जगह गन्ना और गन्ना की जगह अंगूर बोए। चीनी यात्री माहुयान से बंगाल में रेशम के कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, बंगाल में रेशम का कीड़ा पाला जाता था। अब नहरों द्वारा सिंचाई।
अब नहरों द्वारा सिंचाई कैसे होती थी, नहरों का विकास किसने करवाया, उसके बारे में देखते हैं। समकालीन स्रोतों से हमें नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने का विवरण मिलता है। उस समय के जो स्रोत हैं दिल्ली सल्तनत काल के, उससे हमें नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने का विवरण मिलता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कई नहरें खुदवाने का काम किया गया था। उसने यमुना नदी से हिसार पानी ले जाने के लिए कई नहरें बनवाई। ठीक, हिसार बहुत दूर है, पंजाब हरियाणा की तरफ में है। दोआब में काली नदी से एक नहर खुदवाया, किसने, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक, ये ध्यान देना है, फिरोज शाह तुगलक ने नहरें खुदवाने का काम किया था सबसे पहले। एक नहर सतलज और घग्घर नदी से निकलवाई। नहरों द्वारा सिंचाई के कारण पूर्वी पंजाब में कृषि का बहुत विस्तार हुआ। भूमि का एक बड़ा हिस्सा जो लगभग 80 कोस में फैला था, रजवाह और उलुग खानी नामक 2 नहरों से सींचा जाता था। इससे नहरों के किनारे 52 कृषि बस्तियां बस गई। ठीक, एक भी गांव उजाड़ नहीं रह गया और 1 गज भूमि ऐसी नहीं बची जहां खेती न होती हो। नहरों के कारण खेती में बहुत सुधार हुआ। ठीक, सल्तनत काल में किसानों का जीवन कैसा होता था सल्तनत काल में। ठीक, इसमें के बारे में देख लेते हैं। चलिए, सल्तनत काल में आबादी का एक बड़ा भाग किसानों का था जो गाँव में रहता था। एक गांव में लगभग 200 से 300 लोग रहते थे। किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती का काम किया जाता था। सभी किसान अपने अपने लिए खेती का काम करते थे व्यक्तिगत रूप से। भिन्न भिन्न आकार की भूमि पर किसानों का स्वामित्व था, यानी कि वे अपने भूमि के स्वामी थे। एक ओर तो बड़े भूमि के भागों के मालिक खुद मुकद्दम एवं चौधरी थे, जबकि दूसरी ओर भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों का स्वामी बलाहार किसान थे, जो गांव में निम्न कोटि का माना जाता था। यानी कि जिसके पास कम खेत था वो निम्न कोटि का माना जाता था। किसानों के नीचे भूमिहीन निम्न जातियों का एक समूह रहा होगा, परंतु इनके भविष्य में कम जानकारी मिलती है। अब भविष्य में कम जानकारी मिलती है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। किसान खेती के औजारों के स्वयं मालिक थे, अपना अपना रखे थे खेती के औजार। किसानों के पास आमतौर पर एक जोड़ा बैल और हल होता था। साधारण किसान फूस की छप्पर वाली मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे, जिन्हें बांसों पर टिकाया जाता था। उनके घर जाड़े, बरसात एवं गर्मी से बचने की न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करते थे। वे पकाने के एवं खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। खुद एवं मुकद्दम किसान थे, परंतु ऐसे किसान जो ग्रामीण वर्ग की दहलीज पर खड़े थे, जब वह संपन्न हुए तो उन्होंने अपने से ऊंचे लोगों के तौर तरीकों की नकल करना आरंभ की, जैसे घुड़सवारी करना, अच्छे कपड़े पहनना और खान पान, मतलब पान खाना। ये सब जो ऊंचे लोग होते थे उनकी नकल करना आरंभ किए। संपन्न किसानों के घरों की मुख्य इमारत के चारों तरफ खाली जमीन हुआ करती थी। ठीक, बरामदे के साथ एक से अधिक कमरे, आंगन, चबूतरा होता था। दीवार चित्रकारी से सजी होती थी। उनके रहने के स्थान के चारों तरफ सब्जी, फूल और फल का बगीचा हुआ करता था, जो बड़े किसान होते थे उनके पास। तो ऐसा किसानों की स्थिति थी उस समय में। कब? दिल्ली सल्तनत के समय में। ठीक, अब इसमें क्या दिया, सल्तनत काल में साधारण किसान एवं धनी किसान में आप क्या अंतर देखते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो अब ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसे 2 बार पढ़िए ताकि अच्छे से समझ में आए। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है, समझ विकसित होती है। ठीक है।